बम ब्लास्ट हुआ, 30 आदमी मर गए, 40 आदमी मर गए। जिहाद करोगे तो जन्नत मिलेगी, 72 हुए भी मिलेंगी। जामिया के वाइस चांसलर उन्होंने भी कहा हम इन टेररिस्ट को एड देंगे। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के हेड हो, आप किस कैपेसिटी में टेररिस्ट को एड दे सकते हो? कुछ लोगों ने एक वोट बैंक पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर दिया। एक पॉलिटिकल पर्सन, एक लीडर एलिगेशन लगा रहा है बाटला हाउस में जाकर, आम आदमी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? दिग्विजय सिंह ने एक तरफ तो उसको चेक भेजा उसकी वाइफ को, मोहन चंद शर्मा की वाइफ को, एक तरफ वो कमेंट करता है कि क्या वो मरने गया था मोहन चंद, सिर पे गोली नहीं लग सकती, ये एनकाउंटर झूठा है। ये कौन सा एविडेंस हो गया? एनएचआरसी इंक्वायरी कर रही है, माइनॉरिटी कमीशन भी सवाल पूछ रही है, हाई कोर्ट भी सवाल पूछ रहे हैं, पॉलिटिशियन भी सवाल पूछ रहे हैं, हाँ, ये अखबार वाले भी सवाल पूछ रहे हैं। किस किस को आप जवाब दोगे? हम तो टेररिस्ट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, क्या ये लोग हमें फांसी पे चढ़ा देंगे? यंग आदमी को अगर उसकी सोच ही खराब कर दो, सोच ही बदल दो, तो क्या इंपैक्ट होगा उसका? ऑन वन इंडिपेंडेंस डे हमारी टीम को 21 गैलेंट्री मेडल मिले थे, और उन्होंने बताया पीएम साहब को कि सर ये बाटला हाउस एनकाउंटर में यही थे। तो पीएम साहब ने बड़ा, यू हैव डन ए वेरी गुड जॉब। दैट डे आई अंडरस्टूड कि गवर्नमेंट इज विद अस। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विजय ठाकुर और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल इंडिया हर्ट्स में। आज हमारे साथ हैं कर्नल सिंह साहब। कर्नल सिंह साहब के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि ये दिल्ली पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। तकरीबन इनकी टीम ने 80 से ज़्यादा एनकाउंटर किए हैं, पर ये इतने लो प्रोफाइल हैं कि आम आदमी को ये पता ही नहीं कि ये एनकाउंटर किस शख्स ने किए। सर, आपका इंडिया हार्ट्स में बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं कि आपकी टीम ने तकरीबन 80 एनकाउंटर्स किए हैं। एक शख्स जिसने 80 एनकाउंटर किए हैं और उसके बारे में लोग जानते ही नहीं, मतलब इतना लो प्रोफाइल आप कैसे रहे? इसमें बेसिकली टीम काम करती है, तो मेरे हिसाब से सारा क्रेडिट टीम्स को जाना चाहिए, और जो मैंने टीम्स को क्रेडिट दिया भी। 28 इसमें जो एनकाउंटर थे वो टेररिस्ट के साथ थे, बाकी ब्रांडेड क्रिमिनल्स के साथ थे। मेरा ये व्यू था कि स्पेशल सेल जो है उसका काम है डिफिकल्ट काम करना, तो हमने लिस्ट बना रखी थी ब्रांडेड क्रिमिनल्स कौन कौन से हैं दिल्ली में, यूपी में, हरियाणा में, और फिर उनको पकड़ने के लिए हम टीम लगाते थे। सिमिलरली टेररिस्ट पे मैंने एक अपनी टीम कश्मीर में भी रखी हुई थी। कश्मीर में कुछ फिर प्रॉब्लम हुई थी, वहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल एज वेल एज पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, वो नहीं चाहती थी हमारी टीम वहाँ रहे, तो फिर वहाँ से हमने कश्मीर बॉर्डर पे लगा दी थी, काम करते रहे। पंजाब का कश्मीर का जो बॉर्डर है वहाँ अपनी टीम लगा दी थी, और कश्मीर में भी हमारी टीम ने एनकाउंटर किए जब मैं स्पेशल सेल में था। तो बहुत डेडिकेटेड टीम थी जो, और कैन यू इमेजिन एक ऑन वन इंडिपेंडेंस डे हमारी टीम को 21 गैलेंट्री मेडल मिले थे। 21 गैलेंट्री वन इंडिपेंडेंस डे, किसी भी स्टेट पुलिस से ज्यादा एक यूनिट को, तो इतना काम करती थी हमारी टीम। नहीं सर, 31 लोगों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिलना, इट इटसेल्फ इज ए रिकॉर्ड। दैट इज ट्रू। एंड एक केस जिसको दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेट कर रही है, पूरे इंडिया की पुलिस लगी हुई है, 4 स्टेट की पुलिस लगी हुई है, और एक दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच उसको क्रैक कर देती है, और उसको एड्रेस करने के लिए, उसको बताने के लिए होम सेक्रेटरी साहब आते हैं। ये अपने आप में इट शोज की द काइंड ऑफ जॉब यू हैव डन। कुछ एक ऐसे एनकाउंटर्स हुए हैं जिसमें कि उसको पॉलिटिसाइज कर दिया गया। ये तो एक ही वाला था जो इंडियन मुजाहिदीन के साथ एनकाउंटर हुआ था बाटला हाउस में, एंड उसको भी मैं कहूंगा कि हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया था। और इनिशियल इनपुट्स जो थे, फर्स्ट इनपुट इसमें गुजरात पुलिस से आया था। गुजरात पुलिस ने कुछ सिमी के लोग पकड़े थे जिन्होंने इंडियन मुजाहिदीन के लोगों को लॉजिस्टिक सपोर्ट दी थी। वहां पर 4 फोनों का इन्होंने यूज किया था जो इंडियन मुजाहिदीन के लोग थे, लेकिन वो ना तो सिमी वालों से बात करते थे इस फोन से, ना ही किसी और से बात करते थे, ये 4 लोग ही आपस में बात करते थे। अच्छा। तो उसके बाद नहीं पता लग रहा था गुजरात पुलिस को कि आगे क्या है। वो नंबर उन्होंने डिफरेंट लोगों से शेयर भी किए, हमसे भी शेयर किए। उन नंबर्स का जब एनालिसिस किया तो एक नंबर उसमें
कुछ टाइम के लिए दिल्ली बाटला हाउस एरिया में आकर रुका था। दैट इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन वन कैन से। और हुआ क्या कि इन नंबरों पे एक ही आउटसाइड कॉल आई थी, और वो आउटसाइड कॉल भी 1 सेकंड की थी। 1 सेकंड की कॉल का मतलब है कि आप कॉल को कट कर दें। इट इज नॉट ए मिस्ड कॉल, ये रिसीव कॉल भी नहीं है, ये केवल बाय मिस्टेक। नहीं, आप कोई कॉल आ गई आपने कट कर दी। तो जनरली क्या हुआ, और पुलिस ने जिसने भी इसको किया उन्होंने ये सोचा कि ये तो रैंडम कोई कॉल आ गई होगी। लेकिन हमारे जो इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा थे, जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जो अनफॉर्चुनेटली जिनके शहीद भी एनकाउंटर में हुए, शहीद हो गए वो, जी। तो उसने फर्दर एनालाइज किया कि ये फोन किसका है, जिससे 1 सेकंड की कॉल आई है। वो कॉल आई थी बम्बई से, और ये नंबर कभी गुजरात भी नहीं गया था, ओके। लखनऊ का था नंबर ये। फिर ये देखा कि इस नंबर से कहाँ कॉल हुई है, तो हम दिल्ली में इंटरेस्टेड। तो दिल्ली में बाटला हाउस एरिया में इस नंबर पे कुछ कॉल हुई थी, तो दिल्ली का जो बाटला हाउस का नंबर था उस पे हमने ऑब्जर्वेशन पे ले लिया। Okay, that's how you zeroed in onto Batla House. तो इनिशियली उस पे कोई ऐसी कॉल नहीं आ रही थी जिसको हम कह सकें कि सस्पिशन क्रिएट। 18 सितंबर को करीब दोपहर को 12-1 बजे आईबी के जॉइंट डायरेक्टर थे डीपी सिन्हा, तो उन्होंने कहा तुमसे अर्जेंट मिलना है। ठीक। तो मैं और आलोक, हमारे जो डीसीपी थे जी। हम दोनों उनसे मिलने गए। उन्होंने कहा कि बम्बई पुलिस ने एक चोर पकड़ा है। उस चोर ने 4 कार सप्लाई की थी टेररिस्ट को। 2 कार उन्होंने प्लांट की थी अहमदाबाद के हॉस्पिटल्स में, 2 कार प्लांट की थी उन्होंने सूरत के हॉस्पिटल्स में। और उसने ये बताया, एक घर उसने ट्रेस कराया अहमदाबाद में, जिस घर में कुछ लोग रुके हुए थे, और उसने बताया कि 13 लोग जब गुजरात में ब्लास्ट हुए थे, आई थिंक 26 जुलाई, जहां तक मुझे याद आ रहा है वो डेट थी, तो राजधानी में बैठ के दिल्ली गए थे। दिस वेरी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वन कैन से। तो इमीडिएटली हमारी टीम उस पर काम करने लगी। अब कई तरीके हो सकते हैं एनालाइज करने के कि गुजरात से अहमदाबाद से कौन कौन लोग बैठे थे, किस किस का रिजर्वेशन था। एक तो ये हो गया, उसमें बहुत सारे लोग आते, तो हमने कहा अगर ये लोग वहां से ट्रेवल किए तो हो सकता है दिल्ली से गए हो ये, और दिल्ली से गए हो तो हो सकता है रिजर्वेशन दिल्ली से कराया हो, मतलब ये सब थ्योरी है। तो ये चेक करना शुरू करा कि भाई दिल्ली से रिटर्न रिजर्वेशन 26 जुलाई का किस किस ने कराया। तो 13 लोगों का मिला रिजर्वेशन, बट इन 13 लोगों के एड्रेसेस फाल्स थे, नाम फाल्स थे, डेड एंड हो गया। तो मैंने मोहन चंद से कहा, मैंने कि मोहन ये चेक करो, जिस फोन को हम शक कर रहे हैं क्या वो फोन रिजर्वेशन के टाइम पे रेलवे स्टेशन पे था? निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से रिजर्वेशन हुआ था। ठीक। तो जब ये चेक किया तो इस फोन की पोजीशन निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन थी। ठीक। फिर उन्होंने फर्दर एनालाइज किया इस फोन के बारे में कि जब जयपुर में ब्लास्ट हुए थे मई के महीने में, तो ये फोन बंद थे, ये फोन बंद था। फिर इसके साथियों के फोन निकलवाए, जिस जिससे टच में था, सब फोन बंद थे। जब गुजरात में ब्लास्ट हुए ये फोन बंद थे। जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ 13 सितंबर को, तब ये फोन बंद थे। एक डाउट हमारा बढ़ गया कि भाई हो सकता है ये कुछ कनेक्शन हो। फिर इनकी जितनी कॉल हुई थी पहले, उनको दोबारा एग्जामिन किया गया, तो उसमें एक कॉल बड़ी अजीब थी। वैसे तो ऐसा लगता था कुछ नहीं है। उस कॉल में वो कह रहा था कि भाई मेरी यहाँ ऑटो खड़ी करने की जगह नहीं है। अच्छा, करोल बाग वाला जो किस्सा। तो उसको कनेक्ट किया कि अच्छा उसकी लोकेशन करोल बाग थी जिस समय उसने कॉल की। जी। करोल बाग में ऑटो से ब्लास्ट हुआ था, ऑटो में। तो ये अब सस्पिशियस कनेक्ट हुआ। ठीक। फिर एक और कॉल थी, लखनऊ से एक आदमी चल रहा है। तो इस आदमी ने, हमारे वाले ने कहा उससे कि भी कुछ सामान लाना है। तो उसने कि ठीक है मैं ट्रेन से ले आऊंगा। कहता ट्रेन से नहीं, वॉल्वो से लाना। ठीक है। 10 बार रात में इसको फोन किया कि तुम ठीक ठाक हो, सामान ठीक ठाक है। ये डाउट होता भी ऐसा क्या सामान था जिसके बारे में आदमी इतना वो है कि कॉन्शियस है। हाँ। तो इस आदमी के फिर हमने सर्वेलेंस करा, हमारी टीम ने सर्वेलेंस करके घर लोकेट कर लिया कि L18 बाटला हाउस में 4th फ्लोर पे रहता है। हमारी टीम वहां लग गई, इंतजार था कि भाई ये नजर आए तो इसको पकड़ ले। तो फिर रात को काफी टाइम हमारा जो स्पेशल सेल के ऑफिस में डिस्कशन हुआ। ठीक। वहाँ डीपी सिन्हा साहब भी बैठे थे
ये डिबेट हो रही थी कि रात को सर्च करें या दिन में सर्च करें। रमजान का महीना था, तो ये था कि हो सकता है घर पे ना मिले, तो बेटर होगा सवेरे सर्च की जाए, दिन में सर्च की जाए। करीब ये आई थिंक हम वहाँ से उठे 2-2:30 बजे के आसपास। तो मैं इंटरसेप्शन रूम देखने गया अपना, कौन क्या काम कर रहा है। हाँ, मुझे किसी ने बताया सर मोहन चंद शर्मा का बेटा बहुत बीमार है, हॉस्पिटलाइज, डेंगू हो गया उसको। तो निकलते हुए मैंने मोहन से कहा, मोहन तुम रेस्ट कर लो, तुम्हारा बेटा बहुत बीमार है, किसी और को भेज देते हैं टीम में। तो कहने लगा सर देश ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेटे को तो मेरी वाइफ भी देख लेगी, पिताजी भी देख लेंगे, मैं जाऊँगा। नेक्स्ट डे पुलिस हेडक्वार्टर में होम मिनिस्टर आने, और जनरली जब होम मिनिस्टर आते हैं तो डीसीपी एंड अबव की मीटिंग होती है वहाँ पे। तो मैंने सीपी साहब से कहा, डडवाल साहब थे उस समय सीपी, मैंने कहा सर मेरी टीम एक मेजर ऑपरेशन पे जा रही है, मैं और आलोक का आप परमिशन दीजिए मीटिंग ना अटेंड करनी। सडनली उन्होंने ग्रांट कर दी। मैं स्पेशल सेल के ऑफिस में आके बैठ गया। करीब 11 बजे के आसपास मोहन चंद शर्मा का फोन आया। 2 टीम बनाई थी हमने, एक फ्रंट टीम मोहन चंद शर्मा की, और बैक पे थी इसकी एसीपी संजीव यादव की टीम। एसीपी संजीव यादव की टीम पूरी लैस थी, AK-47 बुलेट प्रूफ जैकेट। लेकिन फ्रंट टीम हमने छोटी टीम भेजी थी, शॉर्ट आर्म वेपन्स के साथ। और टीम ने यह भी डिसाइड किया कि अगर हम बुलेट प्रूफ जैकेट पहनेंगे, क्योंकि ऊपर पहनी जाती है, पता चल जाएगा, तो पता लग जाएगा। और सपोज कर लो घर पे नहीं हुए तो वो फिर नहीं मिलेंगे। घर पे नहीं हुआ, टेररिस्ट हुए, अगर टेररिस्ट नहीं हो तो मिल जाएंगे, अगर टेररिस्ट हो तो फिर कभी नहीं मिलेंगे, अगर ये पता लग गया पुलिस यहाँ आई थी। तो 7 जनों की टीम गई, उसमें से एक ने वोडाफोन के एग्जीक्यूटिव का वो अपना बैग डाल रखा था, वो पहले ऊपर गया 4th फ्लोर पे, अंदर से उसको आवाज आती थी, सुनाई दी। तो उसने फिर टीम को बताया कि भी अंदर लोग हैं। फिर पूरी टीम अंदर गई, ऊपर गई, नॉक किया, इन्होंने बताया पुलिस है, बट अंदर से जो आवाज आ रही थी वो बंद हो गई। कई बार इन्होंने नॉक किया। उस जो घर था उसके 2 दरवाजे थे, एक फ्रंट जिसपे नॉक कर रहे थे, एक साइड का दरवाजा भी था। साइड के दरवाजे को जब धक्का दिया तो खुल गया। तो मोहन चंद शर्मा पहला एंटर किया, उसके पीछे टीम एंटर की। तो जैसे ये साइड से एंटर किए तो उसके राइट साइड पे तो ड्राइंग रूम था इसका, फ्रंट साइड पे एक रूम था, उसके उस रूम के बाजू में जो है किचन था, और उसके बाजू में एक और रूम था। तो मोहन चंद शर्मा की टीम जो है उधर से फायरिंग शुरू हो गई, उस फायरिंग में फंस गई। मोहन चंद शर्मा और 2 लोग तो बिल्कुल सेंटर में रहे, बाकी लोगों ने आड़ लेके फायरिंग शुरू करी। उन्होंने दरवाजा खोल के भागने की कोशिश की, 2 लोग जो है भाग गए, और एक जो है वहां गोली लगी, उसको वहां गिर गया। ठीक। मोहन चंद शर्मा को गोली लगी, और एक हेड कांस्टेबल था खड़क सिंह, उसको गोली लगी। इन दोनों को इमीडिएटली टीम ने शिफ्ट किया, और सेकंड टीम संजीव जी की आ गई। एक्चुअली हुआ कि 11 बजे करीब मोहन चंद शर्मा का मुझे फोन आया था कि सर वो लोग अंदर है और हम अंदर जा रहे हैं। मैंने कहा बेस्ट ऑफ लक। तो मैं मोहन चंद शर्मा के फोन का वेट कर रहा था, बट फोन आया संजीव यादव। वो रुक के मतलब आवाज में जैसे रो रहा हो, शॉक में हो, अब बोल रहा था सर वो मोहन को गोली लगी है, हॉस्पिटल भेजा, टेररिस्ट अंदर है। तो मैंने कहा कि टेररिस्ट को कंटेन करो वहीं पे, मैं और फोर्स मंगा रहा हूँ। तो मैंने फिर सीपी साहब को फोन किया, बट आई थिंक HM की मीटिंग चल रही थी। फिर मैंने कंट्रोल रूम को फोन किया कि मुझे 5 कंपनी इमीडिएटली बाटला हाउस में चाहिए, और 1 प्लाटून कमांडो चाहिए, एंड मैं आलोक के साथ इमीडिएटली रश्ड टू दैट प्लेस। ठीक। जब मैं वहां पहुंचा तो संजीव मुझे मिला और टीम के लोग मिले। उन्होंने बताया कि उसके बाद संजीव की टीम अंदर गई, तो जो एक रूम था, जो सामने वाला रूम था, साइड रूम से घुसते जो रूम था, जब इन्होंने उसमें घुसने की कोशिश की, अंदर से फायरिंग हुई। तो इन्होंने फायरिंग की, तो एक हेड कांस्टेबल के हमारे गोली भी लगी, बट उसको बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था। और उस रूम के एक वॉशरूम से एक आदमी ने सरेंडर कर दिया, जो मोहम्मद सैफ था, जिसने फिर डिटेल बताई। मोहन चंद शर्मा की शाम को उसमें मतलब डेथ हो गई उसमें। तो ये एक्चुअली वहाँ बाटला उसका किस्सा हुआ। उस समय जो था, ये सितंबर का महीना था, 19 सितंबर को एनकाउंटर हुआ था,
जो इन्फॉर्मेशन मिली वो हमने शेयर की, और पुलिस से भी, आईबी से भी, जिसके रिजल्ट इंडियन मुजाहिदीन के सब्सिक्वेंटली सारे लोग पकड़े गए। कुछ लोग पाकिस्तान भाग गए, लेकिन अधिकतर लोग इनके पकड़े गए, और एक तरह से इंडियन मुजाहिदीन का जो है खत्म होना शुरू हो गया यहाँ से। लेकिन दिसंबर के महीने में इलेक्शन होने थे, नवंबर दिसंबर में 5 स्टेट्स में, और 2009 के बिगिनिंग में पार्लियामेंट इलेक्शन होने थे। तो कुछ लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने पर्टिकुलरली, एक वोट बैंक पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर दिया। कुछ एक्टिविस्ट भी हैं जिन्होंने भी शोर मचाना शुरू कर दिया, कोर्ट भी गए वो लोग। एक अदालत लगाई कुछ एक्टिविस्ट ने, जिसमें एजुकेटेड लोग थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ टीचर भी थे। कोर्ट लगाया उन्होंने भटला हाउस एरिया में, लोगों से एविडेंस लिया। कौन एविडेंस देगा, क्या एविडेंस होगा? एक जगह एनकाउंटर हुआ है, दूर खड़ा आदमी क्या बताएगा जो जिसने कुछ पता ही नहीं है जिसको। फिर उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी छापी, हमें डाउट है इसमें। इस तरह का इंसिडेंट भी हुआ। कई पॉलिटिशियन थे, ममता थी, दिग्विजय सिंह ने एक तरफ तो उसको चेक भेजा उसकी वाइफ को, मोहन चंद शर्मा की वाइफ को, एक तरफ वो कमेंट करता है कि क्या वो मरने गया था मोहन चंद, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी थी। बड़ा एडवर्स कमेंट था, मैंने जो वीडियो पे सुना बड़ा दुख हुआ, इस तरह के लोग बोलते हैं। मैं मोहन चंद शर्मा की वाइफ को बहुत मतलब प्रेज करता हूँ, उसने इसका चेक वापस कर दिया। तो एंड उसमें एक हुआ कि इस र्यूमर से क्या हुआ ना, एक आदमी पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं और मेरी वाइफ मोहन चंद शर्मा के घर गए, तो इसकी वाइफ मेरे से कहने लगी, सर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, आप सच बताइए। तो मैंने कहा इससे, डू यू ट्रस्ट मी? तो कहने लगी, सर मोहन चंद शर्मा जी ये कहते थे कि सर पे पूरा पूरा विश्वास करना हमेशा जिंदगी में। तो मैंने कहा फिर मैं जो कह रहा हूँ वो सही। ये सब लोग माइलेज लेने के लिए, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, एंड शी स्टिक टू आफ्टर दैट कि भाई यही सच है। बाद में मोहन चंद शर्मा को गवर्नमेंट ने अशोक चक्र भी दिया जी। इसमें एक जामिया के प्रोफेसर भी थे, वाइस चांसलर, उन्होंने भी कहा हम इन टेररिस्ट को एड देंगे, लीगल एड देंगे। बड़ा अजीब हाल है। आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के हेड हो, आप किस कैपेसिटी में टेररिस्ट को एड दे सकते हो? मतलब जिसके जो मन आ रहा था। माइनॉरिटी कमीशन ने मैं नोटिस भेज दिया कि ये 18 साल से कम के बच्चा मार दिया आपने। हमने जवाब दिया 18 साल से कम का कोई नहीं था, बट जिसके जो आ रहा था वो कर रहा था। नहीं, पर अगर 18 साल से कम का भी होगा और अगर बंदूक ले गए तो वो सेकेंडरी भी बात हो गई है। अच्छा, आई एग्री विद यू, बट था भी नहीं। ओके। बट सवाल ये कि हर आदमी कुछ ना कुछ बोल रहा है। इस दौरान क्या हुआ, शायद गवर्नमेंट अपना व्यू बनाना चाहती थी। तो एक दिन एलजी साहब का मेरे पास फोन आया कि कपिल सिब्बल साहब उस समय मिनिस्टर थे कि आपसे मिलना चाहते हैं, मेरे घर आ जाओ। टाइम दिया उन्होंने, और फोन रखते रखते उन्होंने तैयार हो गया आना। अच्छा। तो मैंने क्या किया था कि सारा जितने भी एविडेंसेस थे, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे, इनके लैपटॉप से और मोबाइल फोन से जो बाटला उससे सीज हुए थे, बहुत सारे एविडेंस मिले थे। जैसे गुजरात में जो बम थे, ब्लास्ट होने से पहले इन्होंने एक सीक्वेंस में लगाए थे IM सारे बम। ओके। उसके पीछे लिखा था गुजराती में इंडियन मुजाहिदीन अहमदाबाद। ओके। उसका फोटो और वीडियो इनके वहां मिला, घर के लैपटॉप पे। देन जो कार में बम ब्लास्ट हुए थे, कार के ब्लास्ट होने से पहले वो वीडियो मिला। जयपुर में जो ब्लास्ट हुए थे, एक साइकिल पे एक बम अनएक्सप्लोडेड, उसका वीडियो मिला। भाई ये चीज तो किसी और के पास नहीं हो सकती, टेररिस्ट के पास ही होंगी। इसके अलावा इनके उससे बहुत सारे सॉन्ग्स मिले, मोटिवेटेड सॉन्ग, ओके। मोटिवेशनल सॉन्ग की किस तरह से टेररिज्म जिहाद ज्वाइन करना चाहिए। किताबें मिली इनके यहाँ से कि जिहाद ज्वाइन करने के क्या फायदे हैं, इस तरह की चीजें तो मोटिवेट करते थे एक दूसरे को। तो वो सारे हमने एक लैपटॉप में रख रखे थे। तो मैं गया, तो सोफे पे बीच में टेबल थी, मैं एक साइड पे, कपिल सिब्बल साहब अपोजिट साइड पे, और एलजी साहब थर्ड साइड पे।
करीब मेरा 1 सवा घंटे का इंटरेक्शन था। एलजी साहब एक वर्ड नहीं बोले बीच में, वो सुनते रहे। कपिल सिब्बल साहब ने सबसे पहले निकाला एक कागज, जितनी भी अखबार की कटिंग थी, भैया इसके सिर पे गोली कैसे लगी, आई एक्सप्लेन। मैंने पूरा फिर उनको मौके का एक कागज लेके मौके का नक्शा बनाया, चीजें बताई कि कैसे कैसे क्या हुआ था, और उनके सब सवालों का जवाब जो भी अखबार में आए थे मैंने उनको दिया, सेटिस्फैक्टरली उनको लगा होगा। उसके बाद जब उनके सवाल खत्म हो गए, मैंने कि सर इफ यू परमिट मी, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। उनके दिखाओ। फिर मैंने सारे एविडेंस उनको दिखाए, वीडियो, सॉन्ग्स, इस तरह की चीजें। तो ही गॉट कन्विंस्ड, कहने लगे वह समझ गया सारी बात, मुझे आज पीएम से मिलना है, मैं उनको कन्वे कर दूंगा और मैं आपको कंफर्म भी करूंगा। तो शाम को कपिल सिब्बल साहब का फोन आया कि मैंने बता दिया पीएम साहब को कि एनकाउंटर ठीक है। परहैप्स ये एक टर्निंग पॉइंट था पूरे उसमें। पीएम साहब से मेरा एक ही बार उसके बाद 1 मिनट के लिए मुलाकात हुई थी। दिल्ली पुलिस में जो फरवरी के दिन समय 16 फरवरी को और 22 का एक वीक होता है, दिल्ली पुलिस वीक, उस समय एक एट होम होता है जिसमें सारे लोग आते हैं, प्रेसिडेंट भी आते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं, और एक उसमें परंपरा सी है कि जितने भी ऑफिसर्स हैं और उनकी वाइफ प्रेसिडेंट के पीछे फोटो खिंचवाते खड़े होकर। तो मैं और मेरी वाइफ प्रेसिडेंट की तरफ जा रहे थे फोटो खिंचवाने के लिए, रास्ते में एलजी और पीएम साहब खड़े बात कर रहे थे, तो मुझे एलजी साहब ने रोक लिया और एलजी साहब ने पीएम से मेरा इंट्रोडक्शन कराया और उन्होंने बताया एलजी साहब को, पीएम साहब को कि सर ये बाटला हाउस एनकाउंटर में यही थे। तो पीएम साहब ने बड़ा, यू हैव डन ए वेरी गुड जॉब, इतनी बात हुई थी। बट दैट डे आई अंडरस्टूड कि गवर्नमेंट इज विद अस। सर, एक तरफ हमारा एक जवान ऑफिसर, इंटेलिजेंट ऑफिसर है जिसका बच्चा क्रिटिकल सिचुएशन में हॉस्पिटल में डेंगू में लड़ रहा है और वो प्रायोरिटी दे रहा है अपनी जॉब को, और अल्टीमेटली उन्होंने अपना एक्सट्रीम लाइफ का सेक्रीफाइस भी कर दिया। और उसके बाद जिस तरह से दिल्ली पुलिस को डिमीन किया गया, जिस तरह से दिल्ली पुलिस की खालें उधेड़ी गई एक ठीक केस को लेकर के, उससे आपको क्या लगता है दिल्ली पुलिस कितनी का डिमोरलाइज हो गई होगी सर? या आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। मेरे ऑफिसर्स भी एक बार आए मेरे पास इस दौरान, तो वो कहने लगे सर हम तो देश के लिए काम कर रहे हैं, हम तो टेररिस्ट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, क्या ये लोग हमें फांसी पे चढ़ा देंगे? पर सर अल्टीमेटली एक पुलिस ऑफिसर को, मतलब उसको टेररिस्ट से लड़ना है, उसके बाद अपने डिपार्टमेंट से लड़ना है, फिर और भी कई बैठे हुए हैं, एनएचआरसी बैठा हुआ है, कई ऐसी, और अब तो क्या है ह्यूमन राइट कमीशन बैठ गए हैं, उनसे लड़ना है। कहाँ कहाँ किस किस जगह वो अपने आप को सच साबित करता रहेगा। अल्टीमेटली उसका जो प्राइम जॉब है वो तो टेररिस्ट को पकड़ना है, वो प्राइम जॉब से भटक करके इन कामों में लग जाता है। तो टाइम तो खराब होता है जब आप इन तरह के जवाबों में लग जाते हो, तो सर्टेनली आपकी जो चेज है टेररिस्ट के अगेंस्ट वो स्लो हो जाती है। बट इस केस के किसी भी एनकाउंटर में, चाहे वो टेररिस्ट का हो चाहे क्रिमिनल का हो, एक स्कीम लेट डाउन है। स्कीम लेट डाउन है कि पहली बात तो इन्वेस्टिगेशन एनकाउंटर का वो टीम करेगी जिस टीम ने एनकाउंटर नहीं किया। इस पर्टिकुलर केस में क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टिगेशन किया था एनकाउंटर का, ठीक, और सर्टेनली जब वो इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट सबमिट करती है मजिस्ट्रेट को, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको एग्जामिन करके एक्सेप्ट करता है। दैट मीन्स एक सॉर्ट ऑफ जुडिशियल स्क्रूटनी होती है हर केस की। ट्रू। इसके बाद एक प्रोसीजर है कि विद इन 48 आवर्स एनएचआरसी को रिपोर्ट जाती है, और उसके बाद सब्सिक्वेंट रिपोर्ट जाती है एनएचआरसी को। इस केस में भी गई, एनएचआरसी ने उसका अपनी एनालिसिस भी किया उसका। थर्डली कुछ लोग हाईकोर्ट भी गए, कुछ लोगों ने मीडिया में भी निकाली उल्टी सीधी खबरें। एनएचआरसी ने इंक्वायरी की, एनएचआरसी ने इंक्वायरी करने के बाद ये पाया कि एनकाउंटर जेन्युइन है, उन्होंने पूरी रिपोर्ट सबमिट की, और उस रिपोर्ट को हाईकोर्ट ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि उस रिपोर्ट के अगेंस्ट भी लोग हाईकोर्ट में गए कि रिपोर्ट एनएचआरसी ने ठीक नहीं दी।
उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट गए लोग, सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किया। दैट मीन्स एनकाउंटर जेन्युइन है, एक्सेप्ट हो चुका। क्राइम ब्रांच ने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो हमने मौके से कहा था कि 2 लोग भागे हैं। इस बात पे लोग मानने को तैयार नहीं, कहते कैसे भाग गए, ये भी एक एलिगेशन था हमारे खिलाफ। लेकिन वो पकड़े गए, दोनों को सजा हुई लोअर कोर्ट से। अभी हाई कोर्ट में उनका मैटर जो है चल रहा है, उनके अपील पेंडिंग है, बट हमारा वो विंडिकेट हुआ इस टाइम। मतलब इस तरह की बातें कही गई कि मोहन चंद शर्मा को की जो गोली लगी है वो पीछे से लगी है, इनके लोगों ने मारी हाँ, है, टेररिस्ट की गोली नहीं लगी, टेररिस्ट ने तो गोली चलाई नहीं। तो एक डर्मल नाइट्रेट टेस्ट होता है जिसमें जब आप कोई आदमी गोली चलाता है तो गन पाउडर उसके हाथों में लग जाता है, बिल्कुल। तो उस गन पाउडर का वाश लिया, हाथों का वाश लिया जाता है। तो इस केस में भी जो टेररिस्ट थे उनका हैंड वाश एम्स के डॉक्टरों ने लिया जहां उसका पोस्टमार्टम हुआ था, और उसमें गन पाउडर आया। दैट इंडिकेटेड कि उन्होंने गोली चलाई। मोहन शर्मा के पोस्टमार्टम में आगे से गोली लगी थी, पीछे से लगी नहीं। लेकिन लोगों ने यहां तक लिख दिया कि जी ये हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है, उसको तो पीछे से गोली लगी है। मतलब बिना पोस्टमार्टम देखे अपनी पूरी सोच उल्टी सीधी बोलनी शुरू कर दी। और उन्होंने कहा जी क्लोज रेंज से मारी है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो क्लोज रेंज से भी नहीं आई, फॉरेंसिक रिपोर्ट में। वो सारी जो बात हमारी थी वो जस्टिफाई हुई एनकाउंटर की हुई। अब आपको खतरा किससे ज्यादा लगता है, उन टेररिस्ट से जिनको आप मार रहे हैं, या फिर उन लोगों से एक इकोसिस्टम बना हुआ है उनको बचाने का? भाई अगर वो आपको उलझा देते हैं, आप डिफेंसिव मोड में आ गए, तो ऑटोमेटिकली बेनिफिट किसको हो रहा है? टेररिस्ट को, हमारे देश को घाटा हो रहा है। वो ऐसा कौन सा इकोसिस्टम बना हुआ है कि जिनको केवल और केवल टेररिस्ट को सपोर्ट करना है? ये ब्रांडेड टेररिस्ट थे, कोई आम टेररिस्ट नहीं थे। वेल, जैसा आपने बताया कि देवर फुली सरचार्ज्ड वो है। और इससे होता है क्या है सर, लोगों का जो गुस्सा है, आम आदमी का गुस्सा एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की तरफ चल पड़ता है, और जबकि होना चाहिए कि आपका टेररिस्ट की तरफ गुस्सा हो। और वो इकोसिस्टम ऐसा है कि वो टेररिस्ट ना बता करके उस पूरी कम्युनिटी को डिफेंड करने के लिए कहते हैं कि उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को तंग किया जा रहा है। देखिए मेरा व्यू ये है कि हमारी एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए ऑन टेररिज्म, जो एग्जिस्ट नहीं करती आज की डेट में। और उस पॉलिसी में होना चाहिए अगर कोई टेररिस्ट के एनकाउंटर पे या टेररिस्ट के पकड़ने जाने पे कोई आदमी बिना प्रूफ के एलिगेशन लगाता है तो उस पर केस चलना चाहिए। ये थोड़ी है कि आप जो मर्जी बोलते रहो। भैया आपके पास सॉलिड एविडेंस है, आप बोलो। लेकिन आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, सिर पे गोली नहीं लग सकती, इसलिए जो है ये एनकाउंटर झूठा है। ये कौन सा एविडेंस हो गया? आपने पता करने की कोशिश की क्यों लगी? पीछे से गोली मार दी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखी हुई है। आपने पढ़ी पोस्टमार्टम रिपोर्ट? पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती सामने से गोली लगी है। तो ऐसी उल जलूल बात करने वालों को एक्शन होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से एक नेशनल पॉलिसी ऑन टेररिज्म होनी चाहिए, जिसमें डूज एंड डोंट्स होने चाहिए, पॉलिटिशियंस के लिए भी, आम आदमी के लिए भी, एनजीओज के लिए भी, सबके लिए, ताकि लोग जो हैं इसको भुनाए ना, टेररिज्म को भुनाए ना। टेररिज्म देश के लिए खतरा है। कौन आदमी मर जाए नोबडी नोज। बम ब्लास्ट हुआ, 30 आदमी मर गए, 40 आदमी मर गए, किसके आदमी है? किस रिलीजन के आदमी है? किस स्टेट के आदमी? कोई भी हो सकता है। और उनको डिफेंड करने के लिए कोई एनजीओज नहीं आते, कोई पॉलिटिकल इकोसिस्टम नहीं आता, या कोई दूसरा इकोसिस्टम नहीं आता। नहीं, कुछ सोचता ही नहीं है, वो तो जो मर्जी बोलते रहे। इस तरह के लोग जो मर्जी बोलते रहे। आप मतलब आप खड़े होके पब्लिकली, एक पॉलिटिकल पर्सन, ए लीडर, और एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर एलिगेशन लगा रहा है बर्ट हाउस में जाके, आम आदमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आम आदमी जो कम पढ़ा लिखा है, जिसकी सोच भी उतनी नहीं है, उसके दिमाग में क्या जाएगा? क्या हम इस तरह के भाषणों को अलाउ करना चाहिए कि वो इस तरह की बातें करने लगे विदाउट एविडेंस?
आपने कहा एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए टेररिज्म को लेकर के। जी क्या सर जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड में वहां पर कुछ ऐसी पॉलिसी है टेररिज्म को लेकर के या टेररिस्ट को लेकर के या एंटी नेशनल एक्टिविटीज को लेकर के? सी जो जितनी भी ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन कंट्रीज में अगर मीडिया को भी देखें तो वहाँ इस तरह का मीडिया नहीं करता कि जो मर्जी लिख दे, और पर्टिकुलरली ऐसे सेंसिटिव इश्यूज पे। इफ यू रिमेम्बर इंग्लैंड में एक रेलवे स्टेशन पे किसी को गोली मारी थी पुलिस वालों ने, ठीक। ही अल्टीमेटली पता लगा वो इनोसेंट है। यूके की टीम एक आई हुई थी, तो हमने उनसे पूछा कि भाई आपने क्या किया उस केस में, तो उन्होंने बताया कि वहाँ इंक्वायरी होती है, एक ही इंक्वायरी होती है। ओके, जैसे यहाँ एसडीएम की इंक्वायरी होती है, ऐसी वहाँ एक इंक्वायरी होती है। अच्छा, ऐसे नहीं 10 जगह इंक्वायरी चले, इन्वेस्टिगेशन भी होगा केस का, हाई कोर्ट में भी जाएंगे, फलानी जगह जाएंगे, ऐसा नहीं। एक इंक्वायरी हुई, कहते उस इंक्वायरी में पता लगा इट वाज इंटेलिजेंस फेलियर। इंटेलिजेंस ये बताती थी आदमी टेररिस्ट है, ठीक। सो इट इज नो फॉल्ट ऑफ द ऑफिसर, इट इज द फॉल्ट ऑफ द इंटेलिजेंस। सी दे हैव स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स की आदमी से गलती हो सकती है, स्टैंडर्ड की एक ही इंक्वायरी होगी। हमारे कितनी इंक्वायरी होती है? जैसे मेरे हिसाब से एक ही ऑल एनकम्पासिंग इंक्वायरी होनी चाहिए। कमेटी बने, कमेटी इंक्वायरी करे, वो रिपोर्ट सबमिट करे। बार बार इंक्वायरी का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल इस केस में क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एनएचआरसी इंक्वायरी कर रही है, माइनॉरिटी कमीशन भी सवाल पूछ रही है, हाई कोर्ट भी सवाल पूछ रहे हैं, पॉलिटिशियन भी सवाल पूछ रहे हैं, हाँ, ये अखबार वाले भी सवाल पूछ रहे हैं। किस किस को आप जवाब दोगे? अपना काम करोगे, टेररिस्ट को आगे पकड़ोगे, या इन जवाबों में लगे रहोगे? तो सर्टेनली एक इंक्वायरी होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई कुछ ऐसा है जो कि पुलिस को डेविएट करने के लिए, डिफेंसिव करने के लिए इस तरह के काम किए जाते हैं? नहीं, ये नहीं कह सकते। कुछ लोग हो सकते हैं ऐसा करते हो, बट जनरल मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे मीडिया इस तरह का काम करना चाहते हैं या पॉलिटिशियन इस तरह का काम करना चाहते हैं, वो बात तो नहीं है। बट वो अपना एक एडवांटेज निकालना चाहते हैं हर चीज। इरेस्पॉन्सिबली बिहेव करते हैं, दैट यू कैन से कि इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर टू गेन वोट्स और चीप पब्लिसिटी। चीप पब्लिसिटी। और उस केस में वो हमारे जो एंटी नेशनल एक्टिविस्ट हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको फायदा मिलता है। अब इनसे भी मिला था मैं, जामिया के वीसी से। अच्छा, जिन्होंने कहा था कि टेररिस्ट को सपोर्ट करेंगे। और मैं और आलोक गए थे उसमें, प्राइवेट गाड़ी में गए थे, ठीक। हम दोनों ही थे बस। वीसी के रूम में गए, हमने अपने लैपटॉप से उनको सारे एविडेंस दिखाए। उसके बाद से वो चुप हो गए, हमारे अगेंस्ट नहीं बोले, फेवर में नहीं बोले, लेकिन अगेंस्ट नहीं बोले। उसके बाद हमें मतलब उनको खुद समझना चाहिए, बजाय हमें जाके समझाने के। लोगों को समझना चाहिए कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। आपने इतने सारे टेररिस्ट को इंटेरोगेट किया, इतने सारे एनकाउंटर किया, इन्वेस्टिगेट किया, और आपने काफी देर तक उनसे बात किया। साइकोलॉजी आपका वो है, इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में आप जानते हैं। इन टेररिस्ट की मेंटलिटी क्या है, किस मेंटलिटी से वो काम कर रहे हैं? इट इज आइडियोलॉजी। उनके दिमाग में भर दिया जाता है कि जिहाद बहुत अच्छी चीज है, और जिहाद करोगे तो जन्नत मिलेगी। जन्नत भी ये नहीं कि आपको अकेले मिलेगी, आप रेकमेंड कर सकते हो कुछ और लोगों को, तो आपके पास रिकमेंडेशन पावर भी है। ओ और ये 72 हुए वाला कंसेप्ट कैसे? आपको वहां 72 हुए भी मिलेंगी। तो बेसिकली इट इज एल्योरमेंट। क्या ये सच में सच है या जो हम केवल हम देखते हैं वैसा है? दिस इज इंटरप्रिटेशन है। नहीं, इंटरप्रिटेशन नहीं सर। जो टेररिस्ट जो आप इंटेरोगेट करते हैं, टेररिस्ट को समझाया जाता है, क्या वो कन्विंस्ड है इस चीज से? कन्विंस्ड है। जब अपने बांग्लादेशी पकड़े वो 98, हाँ 12-13 जो बांग्लादेशी शायद आपने पकड़े पूछा मैं कि तुम ये क्यों कर रहे हो? कहता मरने के बाद आसानी हो जाएगी। सो दे आर थिंकिंग आफ्टर डेथ क्या फायदे मिलेंगे। आपका जो 42
बम ब्लास्ट हुए थे, इसमें तो जहां तक मुझे याद है उनको कोई खास मॉनिटरी गेन भी नहीं हो रहा था, नहीं नहीं, जितने भी ये कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिल रहा था। जिहादी टेररिस्ट हैं, जी, ये पैसे के लिए काम नहीं करता है, एक आइडियोलॉजिकल वर्क है इनका, ये एक सोच है। अब यंग आदमी को अगर उसकी सोच ही खराब कर दो, सोच ही बदल दो, तो क्या इम्पैक्ट होगा उसका। और इसलिए जरूरी है पेरेंट्स के लिए कि उनका बच्चा कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, एक ही दिन गायब है तो कहाँ गायब है। भाई ट्रेनिंग के लिए जाएगा, 21 दिन ट्रेनिंग के लिए जाएगा तो घर से दूर ही रहना है 21 दिन। 3 महीने की ट्रेनिंग पे जाएगा, 3 महीने कहाँ गायब हो गया घर से। अगर पेरेंट्स उस पर थोड़ा ध्यान रखें, उसके हाव भाव पे, उसके बिहेवियर पे, तो उनको आइडिया लग सकता है कि ये आदमी जो है डेविएट हो रहा है, कुछ इसमें गड़बड़ आ रही है। अनफॉर्चुनेटली बहुत से पेरेंट्स इस पर भी ध्यान नहीं देते। और खास तौर पे वो कम्युनिटी जिसको सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है। सर्टेनली हर देखा जाए तो हर आदमी को जरूरत है कि अपने बच्चों पे ध्यान रखें, उनकी सोसाइटी पे ध्यान रखें, उनसे कम से कम सवाल तो पूछ ले भी कहाँ थे रात को। ये ट्रेनिंग कहाँ होती है सर, जो 2 तरह की आपने ट्रेनिंग ये बताई? पाकिस्तान में, या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, या पाकिस्तान में, या बांग्लादेश? बांग्लादेश में नहीं, पाकिस्तान में ट्रेनिंग होती है। इंडियन मुजाहिदीन के लोग बांग्लादेश के थ्रू पाकिस्तान जाते थे। अच्छा। हुजी की मदद से। हुजी वहां उनका बांग्लादेश का पासपोर्ट बनवाती थी। ओके। फिर वहां से उनको पाकिस्तान भेजना। पाकिस्तान में जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं पीओके में, एंड पाकिस्तान में जो ट्रेनिंग कैंप्स बने हुए हैं मोस्ट ऑफ देम पीओके में हैं। और उस ट्रेनिंग के दौरान इवन आईएसआई के लोग अटेंड करते हैं उनको ब्रीफ करने के लिए। इंडियन मुजाहिदीन के केस में तो उसने बताया कि इवन एयरपोर्ट पे एयरफोर्स ऑफिसर्स मिले, सॉरी पाक आर्मी के ऑफिसर मिले और कहा कि तुम्हें करना है वहां जाके काम इंडिया में। चलो सर, अंत में मैं आपको रियली दिल से थैंक्स करता हूँ, एंड थैंक्स अ लॉट। इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। काफी चीजें कवर किया, काफी चीजें रह गई, अगली बार। ओके, थैंक यू। ओके सर।